ऑटो पर लटककर दूसरों की जान डाली खतरे में, सिग्नेचर ब्रिज का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। ऑटो चालक और आरोपी की कर ली गई पहचान। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा की तारीख हुई घोषित, कमजोर बच्चों को दी जाएगी एक्स्ट्रा क्लासेस। बच्चों के मन में बना हुआ है डर। गाजीपुर डेयरी फार्म में चोरों ने मंदिर में की चोरी। लड्डू गोपाल की 2 मूर्ति, सोने के नाथ और कुछ रकम हुई गायब। पुलिस कर रही है मामले में आगे की कार्यवाही। थाना प्रीत विहार से पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल फोन हुआ बरामद। आरोपी पहले से 11 आपराधिक मामलों में पाया गया शामिल। ताहिर हुसैन के आवेदन को मिली मंजूरी। अपनी पत्नी के पक्ष में करनी है पावर ऑफ अटॉर्नी। हरियाणा में जमीन का है मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सोशल मीडिया पर रील बनाने का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि वह खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक शख्स ऑटो रिक्शा से स्टंट कर रहा है और इसी दौरान वह एक साइकिल सवार को टक्कर मार के चला गया है। इसके बाद वह सड़क पर गिर पड़ा। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा पर स्टंट दिखाने के चक्कर में एक लड़का एक साइकिल चालक को टक्कर मार देता है। वह साइकिल सवार सड़क पर गिर जाता है और दूसरे वाहनों की चपेट में आने से बाल बाल बच जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर हो रहा है। इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक इंचार्ज और एसीपी ट्रैफिक को आरोपी और ऑटो रिक्शा की तलाश करने और तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। टीपीआर सर्कल के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने वीडियो में शामिल ऑटो रिक्शा और उसके चालक की पहचान कर ली है। आरोपी की पहचान गाजियाबाद के लोनी देहात निवासी शिव के तौर पर हुई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी कर दी है, जिस पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के टीचरों से बात की तो उनका कहना था कि इस समय बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कि बच्चों की तैयारी कितनी है और जो वीक स्टूडेंट्स होंगे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे। सीबीएसई की एकदम से परीक्षा डेट शीट आने से बच्चों के मन में एक डर बन गया है, लेकिन डर को मिटाने और उनकी पूरी तरह से तैयारी करने में हम बच्चों का साथ देंगे। इसी पर जब बच्चों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी प्री बोर्ड है, हमें प्री बोर्ड की परीक्षा की टेंशन थी। उसी में सीबीएसई ने परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी। परीक्षा की तैयारी तो है, लेकिन परीक्षा की डेट शीट जल्दी आना तो हमारी दिन की पढ़ाई में जो हमने टाइम टेबल बना रखा है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, डेट शीट तो बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे होते हैं, डेट शीट उनको पता है। हमने कोई सेपरेटली कोई सर्कुलर कोई नोटिस नहीं दिया। रही बात प्रैक्टिस की, तो वो रेगुलरली प्रैक्टिस हमारी रिवीजन टेस्ट के थ्रू होती रहती है। नाउ अभी हमारे स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल ही रहा है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। कोई बच्चे वीक होगा तो उसकी फिर एक्स्ट्रा क्लासेस है, रेमेडियल क्लासेस है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स है, वही देंगे बस सब। मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हम नहीं डालना चाहते बच्चों के ऊपर किसी भी तरह से। देखिए, 12th के बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम वाइज हम रेगुलरली उनकी काउंसलिंग सेशन कराते हैं, कुछ उनको वेबिनार्स कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं इनके लिए कि भाई आफ्टर फर्दर, जैसे कॉमर्स का आज ही एक वेबिनार हुआ है, उसमें एक सेमिनार हुआ है, सॉरी नॉट वेबिनार, कि उसमें बच्चे को कि आफ्टर पासिंग द 12th क्लास विद कॉमर्स सब्जेक्ट्स वो क्या क्या कोर्सेज कर सकता है। जैसे उसे सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आईएएम देना है तो वो प्रिपेयर कैसे करेगा, और साइंस के भी इस तरह से चलते रहते हैं कि अगर साइंस लिया है बच्चे ने तो उसको नीट कैसे प्रिपेयर करना है, जेई कैसे क्लियर करना है। लास्ट ईयर भी 15 फरवरी से पेपर शुरू हो गए थे, लेकिन बट ये था कि पहले वोकेशनल थे, मेन आपके मार्च में ही हुए थे। और बच्चों को जहाँ तक हमें डेट शीट अभी इस तरह से नहीं मिली, क्योंकि 2 दिन पहले आईसीएसई और इलाहाबाद बोर्ड की आई थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न। मैंने देखा मेरा स्टाफ भी परेशान हो गया कि डेट शीट आ गई, तो मैंने कहा जरा इसे गौर से देखिए, ये नहीं है। तो तभी मैंने सोचा
कि ये अखबार में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। हर पेरेंट्स अवेयर है, हर पेरेंट इतना जागरूक है कि स्कूल वालों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्कूल वाले टाइम से पहले बताते हैं तो बच्चा अंडर प्रेशर होता है और बच्चे का मानसिक संतुलन हमने नहीं बिगाड़ना। राइट नाउ अभी भी हमारे सभी स्कूलों में पेपर चल रहे हैं और ऐसे में आप दूसरी डेटशीट बता देंगे, बच्चा घर जाके कहे तो माँ का तो रुख ही बदल जाएगा, पिता का प्रेशर आ जाएगा, टीचर ऊपर से कि आपने ये नहीं किया, आपकी अटेंडेंस कम है। सो राइट नाउ हमें हालात पे छोड़ देना चाहिए। पहला टारगेट हमारे बच्चे हैं, बच्चों को ये वाले एग्ज़ाम ठीक से हो जाने दीजिए। एनबीटी अखबार में तो मैंने देखी है, आई हुई है, हर बच्चा अपना प्रिपेयर कर रहा है सर, किसी को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में चोरों ने एक मंदिर पर हाथ साफ कर दिया। जी हां, चोर मंदिर का ताला तोड़कर लड्डू गोपाल की 2 मूर्ति, 10 रुपए के नोट की 10 गड्डी, सोने के नाथ और दान पत्र में रखी गई रकम चोरी करके वहां से फरार हो गए। मंदिर के पुजारी के बेटे पवन कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई। चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली थाना प्रीत विहार से पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरमान के रूप में हुई है। थाना प्रीत विहार के बीट स्टाफ ने V3S मॉल के पास गश्त के समय एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि मोबाइल फोन चोरी का है। पूछताछ करने पर आरोपी फरमान ने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी पहले से 11 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के उस आवेदन को मंजूर कर लिया है जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी के बारे में अपनी पत्नी के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को अदालत में प्रमाणित करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने हुसैन के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया। ईडी ने उन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए फर्जी या डमी कंपनियों का उपयोग करके कई करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि वर्तमान आवेदन के माध्यम से एकमात्र प्रार्थना ये की गई है कि आरोपी को हरियाणा में जमीन के एक टुकड़े के बारे में अदालत में जीपीए वेरीफाई कराने की अनुमति दी जाए। उक्त प्रॉपर्टी के बारे में आज तक कोई कुर्की आदेश नहीं है और जमीन पर अभी तक अभियुक्त का कब्जा या स्वामित्व नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे में आवेदन को मंजूरी देने में कोई रुकावट नहीं है। ईडी ने आवेदन को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि अपराध की आय को अनुसूचित अपराधों को अंजाम देने में आरोपी द्वारा खर्च कर दिया गया है और एजेंसी द्वारा उसके बराबर मूल्य की प्रॉपर्टी को कुर्क करने की जरूरत। हुसैन के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल चाहते हैं कि उनकी पत्नी इस जमीन की देखभाल करें जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा द्वारा अलॉट किया गया था। ईडी ने इस जमीन के बारे में कोई कुर्की आदेश जारी नहीं किया है। एमसीडी के बजट ने पार्षद की झोली भर दी। अलग अलग मदों में सालाना हर पार्षद को करीब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे वह अपने इलाके में विकास कार्य करा सकेंगे। स्ट्रीट लाइट पार्क समेत अपने अधीन आने वाले दूसरे कामों के लिए फंड की कमी नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि अभी भी इस राशि के बढ़ने की संभावना है। इससे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के पार्षदों से बात की तो भाजपा पार्षद पंकज लूथरा का कहना था कि फंड की काफी कमी रहती है जिसकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पाता है। बजट में फंड बढ़ाने की बात जरूर कही गई है लेकिन अभी भी सिर्फ यह कहा गया है, अभी बढ़ाया नहीं गया है। अगर बजट बढ़ता है तो अच्छा रहेगा लेकिन फंड अभी कम है और ज्यादा बढ़ना चाहिए। वहीं से लेकर हमने आम आदमी पार्टी की पार्षद ज्योति रानी से बात की तो उनका कहना था कि फंड की कमी शुरू से ही रही है। बजट में फंड को लेकर उसे बढ़ाने की बात की गई है, यह अच्छी बात है, हालांकि फंड और बढ़ाना चाहिए था। देखिए अभी बजट में प्रावधान आया है लेकिन कोई बजट परफेक्ट लागू इसलिए नहीं हुआ है। अभी बजट के बाद मेयर, नेता विपक्ष सब लोग चेक करेंगे, जो इनमें कमी है वो अप्रूवल करेंगे। अगर इसमें बजट में अगर जैसे अखबार में लिखा है 75 लाख रुपये पार्षदों को मिलेगा तो इससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती। अगर 75 लाख रुपये पार्षदों को मिलेगा, कम से कम जो काम रुके हुए हैं इलाके में, कम से कम हर पार्षद अपने इलाके में वो काम करा सके ताकि जब अगली बार वोट मांगने जाए तो कह सके कि मुझे ये काम किया है, मैंने ये काम किया, ये काम किया। नहीं तो स्थिति पहले ऐसी हुआ करती थी, पूरे 10 साल दिल्ली सरकार ने किसी भी निगम पार्षद को फंड नहीं देने दिया।
और निगम का फंड भी रोक कर रखा। इसलिए पिछले 5 से 7 से 8 साल में कोई भी निगम पार्षद काम नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने फंड ही नहीं हमें दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों ने धरना भी दिया था मुख्यमंत्री के आवास पर। लेकिन इस बार अगर आप कहने हैं कि फंड आया है, फंड आ सकता है, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और सबसे पहली बात, जो ये निगम की स्थिति ये आम आदमी पार्टी ने जो खराब कर रखी है, जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन कमेटी नहीं बनेगी, तब तक जनता के काम और लोगों के काम नहीं हो पाएंगे। हम लोग बजट हर काम के लिए मिल रहा है, मतलब शिक्षा विभाग के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और लाइट के लिए, सब चीज़ के लिए बजट मिला है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि और हमें बजट मिले जिससे हम जनता की और सेवा की जा सके। हम चाहते हैं और जो हमें बजट मिल रहा है ना, उससे और कहीं बढ़ के मिले, जिससे हम जनता की गली गली में कोई समस्या हो, किसी चीज़ की, लाइटें की, स्कूल से रिलेटिव या सफाई से रिलेटिव की, किसी चीज़ की भी हो, हम और भी अच्छे से करवा सकें। उम्मीद हमारी पूरी कायम रहेगी। हम जितना हो सके हम उतना जनता के बीच में जाके एक ही चीज़ पूछेंगे कि क्या कंप्लेन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, और उसे हैंड टू हैंड हम अपने सबको बोलेंगे कि बजट जो हमें बजट मिला है उससे पूरी कार्रवाई करी जाए, साथ में काम करवाया जाए। सिविल डिफेंस कर्मी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कर्मियों की ड्यूटी 30 अक्टूबर को खत्म होकर दी गई थी और कहा गया था कि इन कर्मियों को होमगार्ड की जगह अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इन्हें नौकरी पर वापस नहीं रखा जा रहा है। इन कर्मियों का कहना है कि लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार केवल कागजों में काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि 27 तारीख से संदीप जी अपना धरना दे रहे हैं, और जैसे मैडम है उन्होंने भी दिया है, तो उसका एक भागीदारी हिस्सा बनना चाहता हूं मैं भी, कि मैं भी अपने माध्यम से अपना कुछ विचार रखना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हैं वो अपने सब हक के लिए आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे बेरोजगार के लिए बना हुआ है सारी चीज़ें, तो दिक्कतें आती हैं, मौसम का है, मौसम ठंडा है, और हम सुबह मॉर्निंग में इंतज़ार करते हैं कि कुछ हमारे को इन सुविधा से उपलब्ध होए, और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें। 10,792 की नौकरी छूट गई है, उसके चक्कर में धरना पड़ता है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हमारी थोड़ी जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि आपस में जो वो कर रहे हैं, और अभी जनसंख्या हमारी बढ़ जाएगी जिससे ज़्यादा लोग आएँ। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ जिसकी नौकरी छूटी हुई है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धरने में अपना योगदान दें। अभी हम सरकार की उसमें अगर हमारा रोजगार मिल गया तो हम इसी से करेंगे, और नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट कचहरी सब उसके चक्कर लगाएंगे, सरकार से रोजगार अपना लेके रहेंगे। केजरीवाल जिसके हम बच्चे थे, जिन्होंने कहा था कि हम लोग दिल्ली में आएंगे तो हर चीज़ का समर्थन करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, बीमारों को इलाज कराएंगे, गरीबों को खाना पीना दान पुण्य सब चीज़ करेंगे। पर मैं जानना चाहता हूँ साहब, आज कहाँ सो रहे हैं आप? अगर आपकी आंखों में थोड़ी भी शर्म हो, मेरे 10,792 भाइयों को जिनको आप लोगों ने ऑर्डर के मुताबिक नौकरी बर्खास्त किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई भी हैं, उनको रोजगार दो। एक आम मध्यवर्गीय परिवार में दिक्कतें काफी बढ़ जाती हैं जब चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं और तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। ऐसे में परिवार महंगाई की मार झेलता है। आज के दौर में लगभग हर चीज के दाम आसमान पर हैं, जिसमें घर चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं और बजट भी बिगड़ जाता है। जब महिलाओं से उनकी राय पूछी गई तो उनका कहना था कि रसोई से लेकर खाने पीने की चीज सभी महंगी हैं। सब्जियों के दाम इस सर्दी के मौसम में बढ़ गए हैं, फल, दाल, तेल, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में घर चलाने में काफी परेशानी होती है, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सभी चीज़ के लिए दिक्कत है। आटा इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगे। इस मौसम में तो सब्जियां कितनी सस्ती हो जाती थी, लेकिन वो भी आजकल आलू भी 20 रुपए किलो है। क्या खाएगा इंसान? तो क्या अपने बच्चों के लिए करे? ऐसे में बजट कितना बिगड़ता है घर का? सारा ही बजट बिगड़ जाता है। बिजली का बिल टाइम से नहीं भरा जाता, बिल इतना आता है। सब चीज़ें ही महंगे। कुछ सस्ती करनी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बिजली का बिल इतना महंगा आता है, बहुत ज़्यादा। स्कूल की फीस वगैरह भी, स्कूल की फीस भी बच्चों की, हाँ क्या कर पाएगा इंसान, कहाँ से करेगा? जो घर में इस्तेमाल की ज़रूरत की चीज़ें, सारी परेशानी बहुत ज़्यादा। क्या करना चाहिए सरकार? देखो सरकार को थोड़ी सी सस्ताई करनी चाहिए। पहले तरह से जब हमने कभी सिलेंडर लिया था 200 रुपये में भर जाता था, 150 140 का भर जाता था। अब देखो कहाँ जा रहा है, 1500 रुपये जा रहा है सिलेंडर। बाहर भी महंगी है, घर में तो जब ही आएगी जब बाहर से लाएंगे खरीद के, जब भी तो घर में आएगी। जब घर बाहर उतने महंगा मिलेगा तो कहाँ से लाएंगे घर में?
अरे भैया अब का बताइए, गरीब आदमी है। हाँ, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महंगी लगती है घर में इस्तेमाल होने वाली? सब्जियाँ, राशन का सामान, हर चीज़ महंग है। जैसे किराया भी महंग है, राशन भी महंग है, मजूरा है, आदमी है, सब्जियाँ वगैरह। हाँ, सब्जी भी महंग है। अकेले कमाने वाले बच्चे जो बाल बच्चेदार हो घर में बैठे हैं, कुछ इनका हिले रोजगार तो होना चाहिए ना, जो अपने बच्चों को कुछ कर सके वे। नहीं, इतना परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। तो महंगाई लग रहा है कि इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ गई? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सिलेंडर महंगे, बिजली का बिल महंगे, खाने पीने जाओ वो भी महंगे, सब्जी 60-70 रुपये किलो प्याज हो रही है। मैम देखिए, महंगाई तो है, ऐसा नहीं कि महंगाई नहीं है। अगर बेसिक मुद्दों की बात करें या बेसिक चीज़ों की बात करें, जो कि एक नॉर्मल गृहस्थी वाला इंसान है जिसकी बात करें, जैसे अभी दालें हैं, दालों के रेट बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। ऑयल के रेट थोड़े डाउन हुए हैं, बट फिर भी उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। और बाकी बात करें राइस की बात करें, वो भी महंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी जो घरेलू चीज़ें हैं उसकी बात करें तो अभी चीज़ें क्या है, नहीं भी तो मारोगे 10 से 20% की जो हाइक है वो 4 से 5 सालों में बढ़ चुकी है। पूर्वी जिला थाना पांडव नगर पुलिस ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास युवक से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, जेवरात और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ सोनू और दया कुमार के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता कल्याणपुरी की ओर जा रहे थे, तभी अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास NH-24 पर 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उसे पीटा और गंभीर चोटें पहुंचाने के बाद उनका मोबाइल फोन, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ATM कार्ड, पासबुक और बैग लूट लिया। मामले की जांच शुरू की गई। टीम ने NH-24 पर घटना स्थल के आसपास सभी लगे CCTV कैमरों को चेक किया। इसके बाद टीम ने 13 ब्लॉक के पास कोटला रोड पर स्कूटी की पहचान करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी थाना लक्ष्मी नगर इलाके से चोरी की पाई गई। पूर्वी दिल्ली एबास हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड पर MCD द्वारा संचालित शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं। पब्लिक खुले में शौच कर रही है। महिलाओं को निकलने में होती परेशानियां रोचक बातें हैं कि MCD द्वारा संचालित शौचालयों पर कार्य प्रगति पर लिखा है। जनता का कहना है ये तो काफी समय से लिखा हुआ है, यहाँ से हम आए दिन निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। महिलाओं का कहना ये सुविधा MCD ने हमारे लिए बनाई है जिसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। लोग खुले में शौच करते हैं जिससे वहां से निकलते समय परेशानी होती है और बदबू का सामना करना पड़ता है। ये बाथरूम बंद पड़ा है तब तक हमें यहाँ की जगह यहाँ दीवारों कर सकते हैं। इमरजेंसी होती है तो क्या करें, यहाँ पे बंद पड़ा है तो उधर करना पड़ता है। इधर से आने वाले जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी दिक्कत होती है तो उनको भी इधर उधर करना। कुछ जेंट्स जो होते हैं तो कहीं भी कर लेते हैं, पर लेडीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मालिक यहाँ बाहर बैठे अच्छा नहीं लगता है, टॉयलेट देखो कि होना चाहिए मालिक ये ना चालू होना चाहिए। कभी खुलता है कभी बंद रहते हैं ज़्यादा करके। पूर्वी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार गुरु तेग बहादुर अस्पताल आए दिन किसी न किसी विषय में चर्चा में बना हुआ है। यूं तो इस अस्पताल में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता है। यहाँ मरीज कहते हैं कि गंदगी काफी ज्यादा रहती है। कोई निरीक्षण हो जाए तो बेशक सफाई कर दे, लेकिन आम दिनों में केवल खाना पूर्ति की जाती है। यहाँ बाथरूम काफी गंदे और टूटे हुए हैं जिसमें से बदबू तो आती है, साथ ही बीमारियों का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। कई मरीज इन बाथरूम में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। हाल ही में एक शख्स ने सर्जरी करवाने से भी मना कर दिया था क्योंकि हॉस्पिटल के बाथरूम बहुत गंदे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इनको। बाथरूम कैसे हैं? ना इनके CCU में ना इनके बेड के रोलिंग सिस्टम सही है जो बेड ऊपर नीचे हो सके। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप कैसे टूटे उटे हैं या गंदगी रहती है, साफ सफाई होती नहीं? बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं खुद। इसमें हाथ कंगन को RC क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। पेशेंट्स को ये भी होता है कि बीमारियां और ज़्यादा लग जाएंगी। अब देखिए गंदगी जहाँ रहेगी, इन्फेक्शंस होंगे तो बीमारी लगेगी, नो डाउट। इन्फेक्शंस ही तो, और इन्फेक्शंस को मिनिमाइज करने की हॉस्पिटल का मतलब होता है इन्फेक्शन को मिनिमाइज करना। लेकिन आप यहाँ पे जाके खुद से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है। कोई मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। अवॉइड करते हैं लोग बाथरूम यहाँ का इस्तेमाल करना सकता है। अब अवॉइड करेंगे। अब जो लोग कॉन्शियस हैं, अब हमारे जैसे लोग हैं कॉन्शियस हैं, जिनको पता है कि क्या हाइजीन है क्या नहीं है। बाकी ज़्यादातर लोग आते हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वो तो अपना यूज़ करेंगे। बाथरूम वगैरह दिखाने के लिए तो सही है, वैसे तो गंदा ही रहता है। गंदे रहते हैं हमेशा। कभी कभी साफ होते हैं, कभी कभी साफ होते हैं। बाकी डॉक्टरों लोगों का भी यही रूल है,
पेशेंट मरे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं, देखना जरूरी नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे कभी साफ सफाई होती है तो मतलब गंदगी जितनी दिक्कत होती है, साफ सफाई होती है, बट दिखावे के लिए होती है। रेगुलर आते हैं। बाथरूम कैसे हैं यहाँ? तो गंदे रहते हैं। दिक्कतें कैसी, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, एक तो दूर दूर में है बना हुआ, पास वाला बंद रहता है। पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने जुआ खेलते हुए 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ को विभिन्न श्रेणियों के संगठित अपराधों में शामिल अपराधियों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। जुआ एक ऐसा खतरा है जो विशेषकर दलित लोगों के परिवार को बर्बाद कर देता है। पहले भी स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जुए की गतिविधियों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार करके इस खतरे को फैलाने से रोकने में सफल रहा था। एक बड़े ऑपरेशन में स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। कल्याणपुरी दिल्ली में स्थित 2 परिसरों में छापेमारी की और कई लोगों को जुए की गतिविधियों में कई आपत्तिजनक चीजों का उपयोग करते हुए जुए में शामिल पाया गया। पूछताछ में पता चला कि जुए का पिछले 3 महीने से बेहद गुप्त तरीके से संचालन हो रहा था। जिस परिसर में जुआ खेल रहा था उस परिसर की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस को तैनात किया गया था ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता लगाया जा सके। इस जुआ रैकेट के पीछे मुख्य संचालक के रूप में गजराज उर्फ गुच्ची भाई पुरी का नाम सामने आया है। वह फरार है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।